हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007, मतलब कि सड़क द्वारा वाहन अधिनियम। ठीक है। और इसकी जो कंप्लीट क्लासेस है आपको मिलने वाली है नेविगेट प्राइम ऐप पर। तो आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करें, जिस पर आपको कंप्लीट एक्ट से रिलेटेड आपकी क्लासेस जो है वो मिलने वाली है। अगर अगर आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो कोर्सेस हैं वह आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिलने वाले हैं। हर तरीके से आपको कोर्स मिलने वाले हैं। अगर आप सिर्फ यूनिट 3, 4 एंड 5 के लिए कोर्स चाहते हैं तो आपको इन 3 यूनिट्स के लिए कोर्स मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। यह आपको ऑनलाइन मोड में नेविगेट प्राइम ऐप पर मिलेगी। साथ ही साथ ऑफलाइन मोड के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिस को। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप पार्ट बी का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आरंभ बैच आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारी जो ऐप है नेविगेट प्राइम ऐप। आप नेविगेट प्राइम ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हम बात यहाँ पे करने वाले हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007। और आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम पार्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की हमारी इस क्लास को। ठीक है। और आज जो हमारी ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, इस बहुत इंपोर्टेंट हमारी क्लास होने वाली है। क्योंकि जब भी हम कोई एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, उस एक्ट से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह होती हैं हम डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। यह एक्ट कब आपका आया था, कब इसका एनेक्टमेंट हुआ है, ठीक है, प्रभाव में कब आया है, ये सारी डेट्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट आपकी ये डिटेल्स यहाँ पे होने वाली है। हम यहाँ पे एक्ट के नाम की सबसे पहले बात करते हैं कि एक्ट का हमारा क्या नाम है। ठीक है। डायरेक्टली आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। एक्ट का नाम याद रखिएगा, द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 इसका नाम है। और इसको बोला जाता है सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम 2007। हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 आपका है, ये आपका कौन सा है, यह 41 नंबर। इसका नंबर क्या है, एक्ट नंबर, डेट इज द। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है एक्ट नंबर, तो एक्ट नंबर आपका 41 है 2007। ठीक है। तो अधिनियम संख्या आपकी क्या हो गई है, अधिनियम संख्या आपकी 41 हो गई है। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे द्वारा जितने भी एक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपको सभी एक्ट का मैं बाइलैंग्वेज कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। और मेरी कोशिश है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो गूगल से आप डाउनलोड तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं जो कंटेंट दे रहा हूं इसके अंदर इमेजेस के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे हमें आसानी से इसकी लैंग्वेज को समझ में आए और हम एग्जाम के अंदर अपना 100% जो है हम देके आए। ठीक है। याद रखिएगा कि जो हमारा द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 है, इसका जो इनेक्टमेंट डेट है, ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनेक्टमेंट डेट आपकी क्या है। तो इनेक्टमेंट डेट जो इसकी रहने वाली है वो 29 सितंबर 2007 आपकी रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 29 सितंबर 2007 आपका रहने वाला है। मतलब 29 सितंबर 2007 को इसका एनेक्टमेंट हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये जो द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 है, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज क्या है, तो याद रखिएगा पर्पज इसका क्या है, टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ कॉमन कैरियर। कॉमन कैरियर का मतलब यहां पर होता है सामान्य वाहक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सामान्य वाहक। ठीक है। तो टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ कॉमन कैरियर्स, इंश्योर सेफ्टी ऑफ गुड्स एंड फिक्स लाइबिलिटी फॉर लॉस और डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। मतलब आपका जो गुड्स वगैरह है, जो गुड्स है जिसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, किसके द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा, बाय रोड। ठीक है, बाय रोड आपका ट्रांसपोर्टेशन यहां पर हो रहा है। तो कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 किस लिए बनाया गया आपका, यहां पर इंश्योर सेफ्टी
ऑफ गुड्स, आपकी जो सेफ्टी है, गुड्स की जो सुरक्षा है उसको निश्चित करना। साथ ही साथ कॉमन कैरियर जो है, कॉमन कैरियर सामान्य वाहक जो बिजनेस आपका है, व्यवसाय जो है, उसको रेगुलेट करना। अगर किसी प्रकार का लॉस होता है या डैमेज होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, जब आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बाई रोड, तो किसी प्रकार का आपका नुकसान होता है तो उस नुकसान को, उस नुकसान की जो जिम्मेदारी है उसको निर्धारित करना है कि भैया ये जो डैमेज आपका हुआ है या जो लॉस हुआ है ये जिम्मेदारी किसकी है। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी होगी उसकी तरफ से आपको जो है उस लॉस और हानि के केस में भुगतान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा। क्लियर? आई बात यहां पे समझ में? इंपोर्टेंट डेटा आपको दिया है इस पहली ही स्लाइड के अंदर, एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है कि यह जो एक्ट आपका था किसके द्वारा पास किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था सितंबर 2007। इसकी डेट जो है मैं आपको बता चुका हूं 29 सितंबर 2007। ठीक है, तो डेट आप साथ में याद रखिएगा, 29 आपका सितंबर यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें इन्फोर्स्ड की, हम किसकी बात करें? इन्फोर्स्ड की बात करें। इन्फोर्स्ड का मतलब होता है प्रभावी। क्या मतलब होता है? प्रभावी मतलब होता है। ठीक है, कब यह प्रभाव में आया? इन्फोर्स्ड मतलब डेट ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यह प्रभाव में आया 1 मार्च 2011 को, 1 मार्च ऑफ 2011। ठीक है, ये याद रखिएगा कि प्रभाव में कब आया? प्रभाव में आपका आया 1 मार्च 2011 को। ठीक है, अब याद रखिएगा क्या इसके पहले कोई एक्ट नहीं था? था। वो एक्ट हमारा था कैरियर एक्ट 1865। तो कैरियर एक्ट 1865 को रिप्लेस किया, किसने रिप्लेस किया? इसको रिप्लेस किया गया, रिप्लेस्ड किया गया, इसको रिप्लेस्ड किया। और क्या आया आपका? द कैरेज, द कैरेज बाय रोड एक्ट, बाय रोड एक्ट 2007। ठीक है, रखोगे याद? रखोगे याद? तो इसको याद रखना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अभी आपको सारे पॉइंट बताए ना, इसको यहाँ पे टेबल में भी मैंने समराइज्ड किया है। जैसे कि आप देखो, इनेक्टमेंट डेट आपका जो है 29 सितंबर 2007 है, मतलब द कैरेज एक्ट आपका है 2007। इसका इनेक्टमेंट डेट आपका 29 सितंबर 2007 है। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्टिव डेट की अगर बात की जाए तो 1 मार्च 2011 को ये इफेक्टिव हुआ। गवर्निंग मिनिस्ट्री जो आपकी है डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे आपकी रहने वाली है। एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो ऑल कॉमन कैरियर जो कि ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय रोड इन इंडिया, इंडिया के अंदर बाय रोड जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उन सभी पर एप्लीकेबल रहने वाला है। की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशंस आपको आने वाली, इंपोर्टेंट डेफिनेशंस आपको आने वाली हैं। कंसाइनर आपका हो गया, कंसाइनी आपका हो गया, कंसाइनमेंट आपका हो गया और कॉमन कैरियर हो गया। दैट इज द की डेफिनेशंस ऑफ द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007। ठीक है, मेजर एवेडमेंट की अगर हम बात करें तो एवेडमेंट्स हमें जनरली देखने को मिले रजिस्ट्रेशन के अंदर, लाइबिलिटी लिमिट्स के अंदर, हजार्डस गुड्स पेनाल्टीज को लेकर इसके अंदर संशोधन देखने को मिले। क्या देखने को मिले? हमें संशोधन देखने को मिले हैं। क्या देखने को मिले हैं? हमें संशोधन देखने को मिले हैं। और ये जो एक्ट आपका है इसने रिपील्ड किया किसको? कैरियर एक्ट 1865 को रिपील्ड किया। किसको रिपील्ड किया? कैरियर एक्ट 1865 को रिपील्ड किया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि इस कैरेज एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं। टोटल कितने सेक्शंस हैं तो हम सेक्शंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन से सेक्शंस को पढ़ना है। सेक्शंस का मतलब यहाँ पे है धाराएं। ठीक है, सेक्शन से मतलब है धारा से कि कुल कितनी धाराएं हमें इस एक्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली जो धारा आपकी है वो है आपकी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, मतलब इसका संक्षिप्त शीर्षक क्या रहेगा, इसका विस्तार क्या है और इसका प्रारंभ कब से हुआ है।
ठीक है। सेकंड जो हमारा सेक्शन रहेगा उसके अंदर डेफिनेशंस के बारे में बताया है, परिभाषाओं के बारे में बताया है, और मैंने आपको इंपोर्टेंट बता दिया कि यहाँ पे कौन कौन सी परिभाषाएं आपकी हैं। एक तो आपका कॉमन कैरियर हो गया, एक कंसाइनी हो गया, कंसाइनर हो गया है, और कंसाइनमेंट आपका यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है थर्ड हमारा सेक्शन जो कि हमें बताएगा पर्सन नॉट टू एंगेज इन बिजनेस ऑफ कॉमन कैरियर विदाउट रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के बिना सामान्य वाहक के व्यापार में संलग्न ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो पंजीकरण आपका है उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किस प्रकार से आप करोगे, तो ये हमें फोर्थ सेक्शन के अंदर बताया गया है। किसके अंदर बताया है? फोर्थ सेक्शन के अंदर बताया है। अगर हम फिफ्थ नंबर के सेक्शन की बात करें तो फिफ्थ नंबर के सेक्शन के अंदर हमें सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। मतलब कि जो हमारा पंजीकरण है, इस पंजीकरण का निलंबन हमारा किस तरीके से हो सकता है और किस कारण से इसका हमें रद्दीकरण देखने को मिलेगा, मतलब कैंसिलेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें सेक्शन नंबर 5 के अंदर पढ़ना है सस्पेंशन के बारे में और कैंसिलेशन के बारे में। जो आपका सेक्शन नंबर 6 है इसके अंदर अपील के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? अपील के बारे में बताया है। अगर हम 7 नंबर के सेक्शन की बात करें, तो इसके अंदर हमें सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न्स के बारे में बताया है, मतलब वार्षिक प्रतिवेदन या का प्रस्तुतिकरण आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात करें तो सेक्शन नंबर 8 जो हमारा है ये हमें क्या बता रहा है? गुड्स फॉरवर्डिंग नोट, मतलब माल अग्रेषण नोट। ठीक है, इंपोर्टेंट आपका है। आगे इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी आने वाली है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 9 नंबर जो आपका है, इस 9 नंबर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? गुड्स रिसीप्ट, मतलब माल की रसीद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, गुड्स रिसीप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टोटल अभी तक हम 9 सेक्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल 9 सेक्शन आपके हो गए हैं। आगे और कौन कौन से सेक्शन आने वाले हैं? तो आप यहाँ पे देखोगे कि 10 नंबर वाला जो सेक्शन है यह हमारा है लाइबिलिटी ऑफ कॉमन कैरियर, मतलब कि सामान्य वाहक की देयता। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ कॉमन कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 11 नंबर की, तो 11 नंबर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? रेट ऑफ चार्ज टू बी फिक्स्ड बाय कॉमन कैरियर फॉर कैरेज ऑफ कंसाइनमेंट एट हायर रिस्क रेट, मतलब कि जोखिम दर, कंसाइनमेंट जो आपका होगा उसके सामान्य वाहक के द्वारा शुल्क जो है निर्धारित करने की दरें क्या होने वाली है, वो हमें सेक्शन 11 के अंदर देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा? सेक्शन 11 के अंदर देखने को मिलेगा। और हम बात करें सेक्शन नंबर 12 की, तो सेक्शन नंबर 12 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंडीशन लिमिटिंग एक्सोनरेटिंग द लाइबिलिटी ऑफ द कॉमन कैरियर, मतलब सामान्य वाहक की देयता सीमित या छूट की क्या शर्तें यहाँ पे होने वाली हैं। 13 नंबर जो हमारा सेक्शन है इसके अंदर हमें क्या बताया गया है? प्रोविजन फॉर कैरेज ऑफ गुड्स ऑफ डेंजर और हजार्डस नेचर टू ह्यूमन लाइफ, मतलब जो ह्यूमन लाइफ है, जो क्या है? ह्यूमन लाइफ है, मतलब जो मानव जीवन है, मानव जीवन के लिए खतरनाक और जोखिम वाला जो आपका गुड्स है उसके परिवहन करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, यह हमें 13 नंबर के अंदर बताया गया है। सेक्शन नंबर 13 के अंदर बताया गया है। सेक्शन नंबर 14 जो हमारा है, इस सेक्शन नंबर 14 के अंदर हमें क्या बताया गया है? इसके अंदर हमें बताया गया है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट कैरेज ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ गुड, मतलब कुछ वर्ग के जो आपके गुड्स होते हैं तो परिवहन में उस पर प्रतिबंध लगाने की जो शक्ति है, और प्रतिबंध कौन लगाएगा? प्रतिबंध लगाने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों के बारे में बताया है कि एक सर्टेन क्लास ऑफ गुड पर आपको क्या करना है? सर्टेन क्लास ऑफ गुड्स पर आपको प्रतिबंध लगाना है। क्या लगाना है? आपको प्रतिबंध लगाना है। क्या लगाना है? आपको प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 15th नंबर का जो हमारा सेक्शन है वो हमारा सेक्शन क्या है? राइट ऑफ कॉमन कैरियर इन केस ऑफ कंसाइनी डिफॉल्ट, अगर
कंसाइनी का कोई डिफॉल्ट यहाँ पर है। किसका डिफॉल्ट है? कंसाइनी। अब याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपकी आएगी और डेफिनेशन के अंदर आएगी। कंसाइनी का मतलब होता है यहाँ पे प्राप्तकर्ता। कंसाइनी का मतलब क्या होता है? कंसाइनी का मतलब होता है प्राप्तकर्ता। क्या मतलब होता है? प्राप्तकर्ता यहाँ पे मतलब है। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता का डिफॉल्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो सामान्य कैरियर वाला जो होगा, सामान्य कैरियर को क्या यहाँ पर राइट्स दिए गए हैं, क्या अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसके बारे में हमें सेक्शन नंबर 15 के अंदर पढ़ना है। अगर हम सेक्शन नंबर 16 की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या बोला है? नोटिस फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑफ आ सूट, मतलब वाद की प्रवृत्ति के लिए नोटिस। ठीक है, ये हम सेक्शन नंबर 16 के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम सभी सेक्शंस को यहाँ पे पढ़ेंगे, सभी सेक्शंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये 15 नंबर का सेक्शन अगर हम बात करें तो इंपोर्टेंट सेक्शन आपका हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बात करें 17 नंबर का जो हमारा सेक्शन है, दैट इज द जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉमन कैरियर। सामान्य वाहक की सामान्य जिम्मेदारी यहाँ पर क्या रहने वाली है, इन जिम्मेदारियों के बारे में हमें सेक्शन नंबर 17 के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम सेक्शन 18 की बात करें तो सेक्शन 18 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? उल्लंघन, मतलब पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब गैर पंजीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात हो गई आपकी पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू नॉन रजिस्ट्रेशन। साथ ही साथ अगर आप डेंजरस एंड हजार्डस नेचर का जो गुड्स लेके जा रहे हो जिसको प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, तो इसके उल्लंघन पर आपको क्या दंड दिया जाएगा, क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, यह हमें सेक्शन नंबर 18 के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 19 की, तो सेक्शन नंबर 19 के अंदर हमें कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस, मतलब अपराधों की संरचना के बारे में बताया गया है। सेक्शन नंबर 20 जो आपका है, इसके अंदर हमें पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया है। अगर हम 21 की बात करें तो पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। ठीक है, और सेक्शन 22 जो है, डेट इज द रिपील एंड सेवन, निरस्तीकरण और संरक्षण क्या होने वाला है। तो कुल मिला के 22 सेक्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? टोटल 22 सेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस में अगर हम बात करें तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन के अंदर अपन लिख सकते हैं कि यहां पर कुल जो है, कुल धाराओं की बात करें तो टोटल हमें जो धारा यहां पर देखने को मिलेंगी, टोटल धाराएं कितनी देखने को मिलेंगी? टोटल सेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो टोटल सेक्शन हमारे यहां पर 22 रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 22 सेक्शन हमारे रहने वाले हैं। 22 सेक्शंस हमारे यहां पर रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 22 सेक्शन हमारे यहां पर रहने वाले हैं। क्लियर? बताइए जल्दी से। ये जो सेक्शंस अपन ने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये सभी आपको क्लियर हैं? चलो, अब अपन आगे यहाँ पे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन वाला जो छोटा सा पार्ट था वो हमने जनरली डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। अब हम सेक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 की, और आपको पता है कि अधिनियम संख्या जो है, ये अधिनियम संख्या आपको जरूर याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है कि कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 आपका है, तो इसकी अधिनियम संख्या क्या है? तो एक्ट नंबर 41 आपका है ऑफ 2007। ठीक है, आपका क्या है? ये एक्ट नंबर 41 है ऑफ 2007। समझिएगा, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 है, ये किसके द्वारा इनेक्टेड है? यह आपका इनेक्टेड है पार्लियामेंट के द्वारा। किसके द्वारा इनेक्टेड है? आपका पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्टेड है इन द 58th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये साथ में आपको यहां पर याद रखना है, ये आपको साथ में यहां पर याद रखना है। मतलब भारत के संविधान के 98वें वर्ष, ठीक है, वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है।
ये थोड़ा सा यहाँ पे कर लेना, 58th ईयर का बोला है, ये हिंदी में यहाँ पे 98 हो गया, 58 होगा, ये 58 होगा आपका, ठीक है। और मैंने भी 98 ही बोल दिया यहाँ पे। 58 वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 58 ईयर किसकी बात की जा रही है, 58 ईयर की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इंग्लिश वाले वर्ड को आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 58 आप याद रखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग एरर यहाँ पे आया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं और यहां से हमारा स्टार्ट होता है, यहां से हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 1, धारा 1 की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। और धारा 1 के अंदर अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था भैया इसका संक्षिप्त शीर्षक क्या होने वाला है, शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इसका एक्सटेंट, इसका विस्तार क्या होने वाला है, और कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ जो है, प्रारंभ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, प्रारंभ क्या होने वाला है। तो आप समझिए सबसे पहले कि अगर हम संक्षिप्त शीर्षक की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो संक्षिप्त शीर्षक हमारा क्या होगा, शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल्ड हमारा यहाँ पे होने वाला है, शॉर्ट टाइटल्ड होने वाला है द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007। क्या होने वाला है हमारा, द कैरेज बाय रोड एक्ट 2007 हमारा होने वाला है। इसी को सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो विस्तार आपको पूरी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को आप छोड़कर अगर हम देखें तो इसका विस्तार जो रहेगा, जो विस्तार आपका रहने वाला है वो आपका संपूर्ण भारत में रहेगा, जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा, ठीक है। इट शैल कम इनटू फोर्स सच डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट, ठीक है। मतलब यह अधिनियम है उस स्थिति से लागू होगा जिस स्थिति में केंद्र सरकार अपने राज्यपत्र में लागू करेगी, ठीक है, राज्यपत्र के अंदर इसको लागू करेगी, ठीक है। तो ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये कब से प्रभाव में आया है, ठीक है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, इंपोर्टेंट सेक्शन यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी एक्ट में अगर हम बात करें तो उसकी जान होती है परिभाषाएं, परिभाषाएं आपको यहाँ पर समझना है कि परिभाषाओं से क्या मतलब है। जैसे आप पहली परिभाषा देखोगे, इसमें कॉमन कैरियर की बात की गई है, सामान्य वाहक इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सामान्य वाहक, आप याद रखिएगा इसको, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सामान्य वाहक। अब सामान्य वाहक से मतलब क्या होता है, सामान्य वाहक से मतलब यहाँ पे क्या होता है, सामान्य वाहक को आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक ऐसा पर्सन जो कि एंगेज्ड है, एक ऐसा पर्सन जो कि एंगेज्ड है किसमें, बिजनेस के अंदर, बिजनेस मतलब हो गया व्यवसाय, किसके अंदर, व्यवसाय के अंदर एंगेज्ड है। और ये व्यवसाय जो है, ये व्यवसाय आपका किस काम का है, तो ये व्यवसाय है कलेक्टिंग, स्टोरिंग, फॉरवर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, गुड्स का, किसके द्वारा, कैरीड बाय गुड्स कैरीज बाय गुड्स कैरेज अंडर अ गुड्स रिसीप्ट और ट्रांसपोर्टिंग फॉर हायर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑन रोड, ठीक है। सामान्य वाहक का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि व्यवसाय के अंदर इंगेज है, जो कि यहां पर गुड्स को कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, फॉरवर्ड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसके द्वारा, गुड्स कैरेज जो व्हीकल आपके होते हैं या मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जो आपका होता है उसके द्वारा रोड पर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉमन कैरियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमन कैरियर आपका
कहलाएगा। आपको ये चीज यहां पर याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप याद रख लो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा भैया यहाँ पे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। किस चीज में भेदभाव नहीं होगा? जैसे अब आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, जैसे कंपनी, बुकिंग कंपनी होती है, बुकिंग कंपनी कोई और है, माल डिलीवर कोई और कर रहा है, ठीक है, ठेकेदार है कोई बीच में, या फिर कोई बीच में एजेंट है, ब्रोकर है, या फिर कोई कोरियर एजेंसी है जो कि इंगेज्ड है आपकी इस चीज के लिए, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन में, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट का हो, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो आर्टिकल यूटिलाइजेशन का हो, तो ये सभी आपके कॉमन कैरियर के अंदर, ये सभी आपके कॉमन कैरियर के अंदर इंक्लूड होंगे। ये सभी क्या होंगे? ये सभी आपके कॉमन कैरियर के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। दैट इज द कॉमन कैरियर, कि आप रोड के द्वारा इस चीज को कर रहे हो, ठीक है, दैट इज द कॉमन कैरियर। आई बात समझ में? लेकिन याद रखना, कॉमन कैरियर के अंदर सरकार शामिल नहीं होगी, ठीक है, सरकार शामिल नहीं होगी, इसमें लिखा होगा, बट डज नॉट इंक्लूड द गवर्नमेंट, डज नॉट इंक्लूड द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट यहां पे इंक्लूड नहीं होगी, डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट, सरकार शामिल नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सरकार शामिल नहीं होगी, ठीक है। सरकार जो है वो शामिल नहीं होगी, ठीक है। ये कॉमन कैरियर हो गया। चलो आगे अपन बात करते हैं, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। कंसाइन, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्राप्तकर्ता, इसका मतलब होता है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता से मतलब क्या होता है? हाँ, जिसका माल अग्रेषण नोट, बताना जरा कौन से सेक्शन के अंदर हमें माल अग्रेषण नोट के बारे में बताया था, मतलब गुड्स फॉरवर्डिंग नोट्स के बारे में। ये जो लिखा है ना माल अग्रेषण नोट्स, इसका मतलब है गुड्स फॉरवर्डिंग नोट्स। इसका मतलब क्या है? गुड्स फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग नोट, ठीक है। तो इस गुड्स फॉरवर्डिंग नोट्स के अंदर, इस गुड्स फॉरवर्डिंग नोट्स के अंदर जिस वह व्यक्ति का नाम होता है जो कि प्राप्तकर्ता के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो गुड्स फॉरवर्डिंग नोट्स में प्राप्तकर्ता के रूप में, कंसाइनी के रूप में जो नाम दिया जाएगा, ठीक है, प्राप्तकर्ता के रूप में जो नाम दिया जाएगा कि भैया इस गुड्स को कौन प्राप्त करेगा, उस व्यक्ति को कंसाइनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उस व्यक्ति को कंसाइनी बोला जाता है। जैसे समझना, ये हो गया कंसाइनर, ये भेज रहा है यहाँ पे, ये आपका कंसाइनर हो गया है, ये आपका क्या हो गया? कंसाइनर हो गया है। अब कंसाइनर का मतलब यहाँ पे प्रेषक हो जाएगा, जो भेज रहा है। ये गुड्स फ्लो हुआ, कहाँ हुआ? इस व्यक्ति, जो यहाँ पे ये व्यक्ति रहता है ना, जिसको ये प्राप्त करना है, तो ये हो जाएगा प्राप्तकर्ता। ये कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका प्राप्तकर्ता। तो इसको बोला जाता है कंसाइन। तो अब जब भी कंसाइनी की बात अपन करेंगे, जब भी इस वर्ड को यूज करेंगे, तो आप याद रखिएगा इसको कंसाइनी क्यों बोल रहे हैं। ये गुड्स प्राप्त करता है, इसको यहाँ पे जो गुड्स है वो मिलने वाला है, ठीक है। गुड्स जो है, गुड्स इसको मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है हमारा कंसाइनमेंट, ठीक है। मूवियों में जनरली आपने ये नाम सुना होगा, मूवियों में बहुत बोला जाता है, जो विलन होता है ना वो बोलता है हमारा कंसाइनमेंट आने वाला है, इस पुलिस वाले से हमें बचाना है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट आपका हो गया है, इसको बोला जाता है माल, ठीक है। ये आप इसको गुड्स भी बोल सकते हो, कंसाइनमेंट एक तरीके से आप यहाँ पे गुड्स बोल सकते हो कि गुड्स आपका है। अच्छा, कंसाइनमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुड्स की लैंग्वेज में आप बात करो, इसको डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी आपका कंसाइनमेंट हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी आपका हो सकता है, ठीक है, आर्टिकल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये गुड्स आपका जो है दैट इज द कंसाइनमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे कंसाइनमेंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? यह आपका यहाँ पर कंसाइनमेंट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, यह आपका यहाँ पर कंसाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो गुड्स फॉरवर्डिंग नोट्स के अंदर आपको इसका जो है डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, गुड्स फॉरवर्डिंग नोट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, गुड्स फॉरवर्डिंग नोट्स के अंदर इसकी आपको डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स देखने को मिलेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप कभी किसी जो गुड्स होता है उसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप जब ट्रांसपोर्ट के लिए डालने के लिए जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि भैया इस डब्बे के अंदर क्या है। जो डब्बे के अंदर होता है वो उस रिसिप्ट के अंदर, गुड्स रिसिप्ट जो होती है उसके अंदर आपको, मतलब जो ट्रांसपोर्टिंग रिसिप्ट आपको मिलेगी कि हाँ ये भेजा जा रहा है, तो उसके अंदर मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये कंसाइनमेंट के बारे में आपका हो गया, कंसाइनमेंट आपका क्या कहलाता है। आगे हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे कंसाइनर की। कंसाइनर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंसाइनर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंसाइनर का मतलब होता है प्रेषक। ठीक है, कंसाइनर का मतलब यहाँ पर क्या है, कंसाइनर का मतलब यहाँ पर प्रेषक से है, प्रेषक से है, मतलब कि भेजने वाला व्यक्ति आप बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपका गुड्स फॉरवर्डिंग नोट होता है उसके अंदर जिस व्यक्ति का नाम प्रेषक के रूप में लिखा हुआ है, किसके रूप में लिखा हुआ है, जैसे ये होगा, ये डब्बा होगा और इस डब्बे पर आप क्या लिखोगे, इस डब्बे पर आपने लिख दिया प्रेषक, प्रेषक। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं प्रेषक कौन है, प्रेषक यहाँ पर हो गया नेविगेट, नेविगेट यहाँ पर भेज रहा है। ठीक है, ये प्रेषक में मैंने लिख दिया नेविगेट, तो नेविगेट यहाँ पे क्या कहलाएगा, नेविगेट यहाँ पर कंसाइनर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये कंसाइनर कहलाएगा। और इसके ऊपर प्राप्तकर्ता का नाम लिखा होगा, क्या लिखा होगा, प्राप्तकर्ता का नाम लिखा होगा। तो ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति यहाँ पर हो गया, ये व्यक्ति यहाँ पर हो गया प्राप्तकर्ता, ये व्यक्ति यहाँ पर क्या है, ये हो गया प्राप्तकर्ता। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कंसाइन। ठीक है, आई बात समझ में? तो प्रेषक क्या होता है, जिसके द्वारा या जिसके बिहाफ पे यह जो कंसाइनमेंट है या गुड्स है या डॉक्यूमेंट है जो कि भेजा जा रहा है कंसाइनी को, कंसाइनी को, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कंसाइनर कहलाता है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो व्यक्ति आपका कंसाइनर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, उस व्यक्ति को अपन कंसाइनर बोलते हैं, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को हम कंसाइनर बोलते हैं, वो व्यक्ति हमारा कंसाइनर कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने फिर से यहाँ पे डिटेल में डेफिनेशन दे दी कि कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है और कंसाइनमेंट आपका क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। कंसाइनर जो आपका है ये आपका यहाँ पर प्रेषक हो गया, इसको आप प्रेषक बोलते हो। कंसाइनी जो आपका हो गया, यह आपका यहाँ पे प्राप्तकर्ता हो गया, क्या हो गया, यह प्राप्तकर्ता हो गया। कंसाइनमेंट की अगर हम बात करें तो ये कंसाइनमेंट आपका यहाँ पर माल हो जाएगा। ठीक है, अब माल के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपका यहाँ पर गुड्स हो सकता है, क्या हो सकता है, या फिर गुड्स आपका यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो आगे यहाँ पर गुड्स, गुड्स ही आ गया डेफिनेशंस में। तो गुड्स की अगर हम बात करें तो गुड्स के अंदर क्या सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, गुड्स मतलब यहाँ पे माल हो गया है और इसके अंदर क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जा रहा है, इन चीजों के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड किया है। सबसे पहला तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, माल को एकत्रित करने के लिए, मतलब गुड्स को एकत्रित करने के लिए आप कंटेनर का यूज करते हो। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हो, इस तरीके की आप ट्रॉली ले लेते हो, इस ट्रॉली के अंदर आप गुड्स को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो ना। तो एक तरीके का मैं इसको क्या बोल देता हूँ, कंटेनर। तो एक आपने कंटेनर लिया और उस कंटेनर के लिए आपने क्या किया, आपने क्या किया, गुड्स को उसके अंदर रखना चालू किया और इससे क्या हुआ, इससे आप एक कलेक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर पा रहे हैं, गुड्स को कलेक्ट कर पा रहे हैं। ये आपका क्या है, ये आपका गुड्स कलेक्टिंग हो गया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, गुड्स कलेक्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये कंटेनर आपका हो गया। या फिर आप किसी पैलेट का यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी पैलेट का यूज कर रहे हो या सिमिलर आर्टिकल्स का आप यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो क्या करना है, क्या करना है, आपको गुड्स को कंसोलिडेट करना है। ठीक है, कंसोलिडेट करना है। तो
तो ये जो कंटेनर आपका हो गया, पैलेट्स हो गया या फिर सिमिलर आर्टिकल हो गया, ये आपका गुड्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, याद रखना क्वेश्चंस जो है इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और हर एक एक्ट के अंदर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो डेफिनेशंस होती हैं, ये डेफिनेशंस आपकी जान होती हैं उस एक्ट की। ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे का अगर हमें सेक्शन समझना है तो हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो आगे हमारा एनिमल और लिव स्टॉक्स हो गए हैं। ठीक है, मतलब पशु और जीवित जानवर की यहाँ पे बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पशु और जीवित जानवर की यहाँ पे बात की जा रही है। एनिमल और लिव स्टॉक्स ऑल्सो इंक्लूड्स इन गुड्स। ठीक है, एमबी एक्ट के अंदर हमने इसको डिटेल्स में पढ़ा था, इनको हम ऑलरेडी किसमें कंसीडर करेंगे? गुड्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, ये भी हमारे गुड्स कहलाएंगे। आगे हम बात करें तो आगे हमारा यहाँ पे आता है गुड्स फॉरवर्डिंग नोट। ठीक है, माल अग्रेषण नोट्स, अभी हम बार बार इसको देख रहे थे और इसी में हम बात कर रहे थे कि प्रेषक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, प्रेषक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है वो कंसाइनर होगा, और जिसका प्राप्तकर्ता के रूप में नाम लिखा हुआ है वो हमारा कंसाइनी होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि गुड्स फॉरवर्डिंग नोट्स आपका क्या कहलाता है? वह डॉक्यूमेंट जो कि एग्जीक्यूटिव होता है अंडर द सेक्शन 8, मतलब धारा 8 के तहत जो गुड्स आपका जो आपका डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपका क्या किया जाता है? आपका एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको हम गुड्स फॉरवर्डिंग नोट्स बोलते हैं या फिर माल अग्रेषण नोट्स बोलते हैं। मतलब हम एक वो देते हैं ना, स्लिप देते हैं ना कि हाँ ये भेज दिया गया है। ठीक है, अब आपको पता है, अब आपको एक उसके रिटर्न में एक चीज मिलती है। ठीक है, गुड्स रिसीव्ड मींस अंडर सेक्शन 9 धारा 9 के तहत जो आपको रिसीप्ट इशू होगी, धारा 9 के तहत जो आपको यहाँ पर धारा 9 के तहत जो रिसीप्ट आपको यहाँ पे रिसीव्ड होगी, रिसीप्ट से मतलब यहाँ पे रसीद हो गया है, जो रसीद आपको दी जाएगी वो आपकी गुड्स रिसीप्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो आपकी गुड्स रिसीप्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो आपकी गुड्स रिसीप्ट कहलाएगी। अब यहाँ पे अगली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपकी है पर्सन। पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पर्सन का मतलब यहाँ पे हो गया व्यक्ति में कोई भी संघ हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। ठीक है, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नोट आ रोड ट्रांसपोर्ट बुकिंग कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर एंड एजेंट और आ ब्रोकर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ कॉमन कैरियर। मतलब आप बोल सकते हो सड़क परिवहन बुकिंग हो गया, ठेकेदार हो गया, एजेंट हो गया या फिर दलाल हो गया जो कि सामान्य वाहक के व्यवसाय में संलग्न है, सम्मिलित है। ठीक है, अब आपने देखा होगा बीच बीच में एजेंट भी काम करते हैं ना कि हाँ भैया हम तुम्हारा काम करवा देंगे, आओ, और करवा दिया। एक तरीके का दलाल के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको भी यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा, मतलब उस व्यक्ति के अंदर सम्मिलित यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं तो आगे हमारा आता है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब हो गया निर्धारित, मतलब जो भी नियम यहाँ पे निर्धारित किए गए होंगे, इस अधिनियम के तहत जो भी नियम आपके यहाँ पे निर्धारित किए गए होंगे उसके लिए आप बोल सकते हो प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, और आपको एक और चीज पता होगी, रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, जो कि हम ऑलरेडी डिफाइन भी कर चुके हैं एमबी एक्ट के अंदर। इसका मतलब होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टेट स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है? स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसका क्या मतलब होता है? स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आपका होता है। ठीक है, और याद रखिएगा जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ये कहां पे देखने को मिलता है आपको? ये आपको एमबी एक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। कौन सा एमबी एक्ट हमने पढ़ा था? 1988 हमने पढ़ा था, उसके अंदर आपको ये कॉन्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूटेड है, साथ में आपको याद रखना है यहाँ पे सेक्शन 68 के अंदर, किसके अंदर? धारा 68 के अंदर, धारा 68 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, धारा 68 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि आरटीओ की यहाँ पर बात की जा रही है, रीजनल ट्रांसपोर्ट आपका जो है। ठीक है,
रजिस्टरिंग अथॉरिटी आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर देने वाली है, रजिस्ट्रेशन देने वाली है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करने वाली है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन से। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं, डिस्कस अपन कर चुके हैं। आरसी की बात यहाँ पे की जा रही है, पंजीकरण की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो सब सेक्शन 5 और सेक्शन 4 के तहत आपको जो भी पंजीकरण आपका होगा, उस पंजीकरण मतलब एक नवीन पंजीकरण आपको देना या फिर उसका रिन्यूअल करना, देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलता है आरसी कार्ड। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया है, ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इस तरीके का कार्ड जो है आपको इश्यू यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये भी लिखा होता है यहाँ पे इमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज 6, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी टॉपिक है जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और आपने देखा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्ट को पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्ट को पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार से सारी पिक्चर्स वगैरह भी एड ऑन की जा रही हैं, मतलब आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है इन एक्ट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने एक्ट को खोला और एक्ट को डिस्क्राइब करा दिया, ठीक है। फुल कोशिश है हमारी तरफ से कि आपको एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए, एक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, जिससे आप एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ क्या कर पाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और मेरा हमेशा से एक ही चीज को मानना होता है कि हम जो सिलेबस कवर करते जा रहे हैं, जो हम सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं, इस सिलेबस को आप 100% करते जाओ, साथ में डिले मत करो कि नहीं अभी हमने जनरली पढ़ लिया है, हम एग्जाम के 10 दिन या 15 दिन पहले इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन अपनी जगह है, रिवीजन करना जरूरी भी है, लेकिन आप अभी से इसको अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम जो है, एग्जाम में समय ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, ज्यादा नहीं रहता है समय, ठीक है। और हम लास्ट में फिर थोड़ा सा प्रेशराइज्ड अपने आप को फील करते हैं कि हमारा सिलेबस कवर अप नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट हम जितना सिलेबस पढ़ते हुए जा रहे हैं उसको हम 100% बनाते जाएं, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की, हम धारा 3 की यहाँ पे बात करेंगे। और धारा 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले थे कि अनिवार्यता क्या है, रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कॉमन कैरियर के रूप में अगर आपको व्यवसाय करना है तो पंजीकरण की आवश्यकता आपको यहाँ पर लगने वाली है। तो यहाँ पे क्या बोला है, नो पर्सन सेल इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कॉमन कैरियर आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट विदाउट रजिस्ट्रेशन। मतलब आपका ये जो एक्ट है, इस एक्ट के कमिटमेंट के बाद, जब इसका कमिटमेंट हो गया, ये प्रभाव में आ गया, उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो कॉमन कैरियर के बिजनेस के अंदर एंगेज नहीं होगा बिना पंजीकरण के, ठीक है। मतलब पंजीकरण यहाँ पे मस्ट हो गया है, पंजीकरण लेना आपके लिए जरूरी हो गया, ठीक है। अगर पंजीकरण नहीं होगा तो आप इस व्यवसाय को नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है एनी एग्जिस्टिंग कॉमन कैरियर बिफोर कमिटमेंट मस्ट। मतलब अगर इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले से कोई सामान वाहक व्यवसाय है, पूरी तरह या आंशिक रूप से संलग्न है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जब कमिटमेंट हुआ इस एक्ट का उससे 90 दिनों के अंदर, ठीक है। ये इंपोर्टेंट आपका पॉइंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आपका क्या रहने वाला है, यह आपका इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, यह आपका इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम के लिए आपका ये क्या रहने वाला है, इंपोर्टेंट पॉइंट आपका रहने वाला है कि जब आपका कमिटमेंट हुआ, जब आपका अधिनियम लागू हुआ, उससे 90 दिनों के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप पंजीकरण का जो आवेदन है नहीं करते हो, पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको प्रदान नहीं किया गया है, तो अधिनियम लागू होने की तिथि से 180 दिनों के बाद व्यवसाय जो आपका रहेगा वो बंद करना अनिवार्य है। मतलब 180 दिन के अंदर आपका जो व्यवसाय है वो बंद करा दिया जाएगा भैया। इससे अच्छा है कि 90 दिनों के अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसा बोला गया कि जब भी इसका कमिटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रभावी। ये कब से प्रभाव में आया, कब से यह प्रभाव में आया, जब ये प्रभाव में आया उसके 90 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो आप अप्लाई नहीं करते हो, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिलता है, तो 180 दिनों के अंदर आपका जो व्यवसाय है वो बंद करना अनिवार्य है, आपको बंद करना पड़ेगा। नहीं तो भैया आगे पेनल्टी की भी बात की गई है। किसकी बात की गई है? आगे पेनल्टी की भी बात की गई है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने सेक्शन 3 तक डिस्कस कर लिया है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जो भी दोस्त आपके ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप उनको शेयर कर सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, और अगर आप इस एग्जाम के लिए किसी कोर्स को सर्च कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड, तो आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करें। इस पर आपको सारे कोर्सेस जो है आपको अवेलेबल हैं। जिस तरीके का भी आपको कोर्स चाहिए, मतलब कि अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ एक्ट एंड नॉर्म्स की यूनिट्स जो हैं इससे रिलेटेड अगर आप कोर्स चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा, और कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो नीड लग रही है उसके अकॉर्डिंग आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर कोर्सेस मिल जाएंगे। तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, और डेमो लेक्चर्स जो हैं आप यूट्यूब चैनल्स पर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप ऐप पर भी डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन सभी की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। क्लास ओवर।